में एक क्लास के क्लास नोट्स प्लस जो टीचर ने उस क्लास की डीपीपी दी है वो आप निपटा लो उसी दिन। मैंने शायद बताया भी था आप लोगों को कि एक दिन में एक डीपीपी करना डुएबल होता है। आप लोग वैसे भी तो कर ही रहे हो एक दिन में एक डीपीपी। आपको एक हफ्ते में मंडे टू सैटरडे ज्यादा से ज्यादा कितनी डीपीपी मिलती है? 8 या 9 ही मिलती होंगी जहां तक मैं समझ पा रही हूँ। यस मैम। तो अगर आप वो एक दिन में भी एक कर लेते हैं तो मंडे टू संडे 8 डीपीपी आपकी हो जाती है। ठीक है, तो एक दिन का डिले होगा। अब यहाँ पे तुम लोगों का क्या है, तुम्हारा क्या है कि पूरा वो किया फिजिक्स का, अब तुम केमिस्ट्री या मैथ्स बाद में उठाओगी। फिर जब तक तुम केमिस्ट्री का वो चैप्टर करोगी तब फिजिक्स का भी एक और हो चुका होगा, केमिस्ट्री का भी एक और हो चुका होगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये बढ़ता जाएगा। यस मैम। तो आप जो जो एक दिन में टीचर आप लोगों को करा रहे हैं ना, एक दिन में अगर 2 सब्जेक्ट की क्लास है, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट का इश्यू है तो एक दिन में एक सब्जेक्ट उठाइए। अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री का है तो फिजिक्स उठा लो, फिजिक्स में जो मैम ने कराया वो करो, और रात को डीपीपी सॉल्व करके सो। अगर पूरी नहीं होती थोड़ा सा टारगेट दे दो अपने आप को। अगर मान लो मैम ने 10 क्वेश्चन दिए हैं तो 5 क्वेश्चन करके सो जाओ। फिर नेक्स्ट डे जैसे आप सुबह उठते हो या फिर आप जैसे भी जो भी आपका टाइम टेबल है, तो वहां पे आप लोग क्या करोगे, पहले वही 5 क्वेश्चन बचे हुए करो, फिर केमिस्ट्री में जो टीचर ने पढ़ाया है उसके नोट्स रिवाइज करके केमिस्ट्री की डीपीपी सॉल्व करो। ये आप लोगों का अप्रोच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग पहले पूरा चैप्टर खत्म कर रहे हो फिर उसके बाद एक साथ डीपीपी कर रहे हो, वो बिल्कुल भी सही अप्रोच नहीं है। टॉपिक के साथ डीपीपी करो, आपको वो टॉपिक लंबे टाइम तक याद रहेगा। आप अगर पहले सारा चैप्टर पढ़ लोगे फिर डीपीपी उठाओगे, डीपीपी भी ऐसी नहीं है कि 2-3 होती हो, 8-9 डीपीपीज हैं एक एक चैप्टर की, तो वो सारा फिर तुम्हें दोबारा आओगे रिवाइज करने के लिए। ठीक है, तो साथ साथ करने की हैबिट डालो, एकदम से नहीं डलेगी हैबिट, धीरे धीरे डालो। ठीक है। मैंने इसलिए शेयर किया मैम कि ना थोड़ा होच पोच हो रहा था कि मैनेज नहीं हो रहा थोड़ा। मैं मैम से हाँ, पूछ रही थी। तो ऐसे करो, ये सबके लिए है, नोट फॉर अमनदीप, ये सबके लिए ही है। अगर आपको टाइम का बहुत ज्यादा हो रहा है कि मैम टाइम तो हमारे पास इतना नहीं रहता, तो एक दिन में एक डीपीपी का टारगेट बना लो आप लोग। अभी से आप लोग क्या करेंगे, जितने भी बच्चे यहाँ पे ज्वाइंड है, सब बच्चे जो भी आप डीपीपी करते हो केमिस्ट्री की, आप लोग सबमिट करते हो, राइट? आप लोग मुझे भी पर्सनली भेजा करोगे अब से, उस पे अपना स्टेट, अपना नाम और कौन से टॉपिक की डीपीपीज है वो करोगे। हरलीन, इफ यू डू पीवाईक्यूज देन आप भी मुझे शेयर करोगे केमिस्ट्री के। हरलीन नाम है, मतलब नाम, अपना स्टेट और कौन से टॉपिक के लगाए हैं या कौन से क्या कर रहे हो, कौन से चैप्टर के, वो मुझे चाहिए। ओके मैम। ठीक है, सबमिट तुम करते हो वो करते रहो, बट मुझे भी भेजना पीडीएफ, मुझे ही तो फॉरवर्ड करनी है ना, है ना? तो आप लोग बस कर दिया कीजिए, क्योंकि मैं खुद देखूंगी एक बार कि तुम करते कैसे हो, किस टाइप से क्वेश्चंस करते हो। एक और चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि कुछ बच्चे बेटा क्वेश्चंस भी लिखते हैं डीपीपी के। कुछ बच्चे क्वेश्चंस भी लिखते हैं, तो आपको क्वेश्चन नहीं लिखने। क्वेश्चन तभी लिखो अगर वो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा है और नहीं बन रहा। नहीं बनने का मतलब क्या है, उसका सोल्यूशन देखने की जरूरत पड़ी है आप लोगों को, देन ओनली वो अपना क्वेश्चन नोटबुक में लिखो। अदरवाइज आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट राइट डाउन द डीपीपी नंबर, कौन सा डीपीपी आप कर रहे हो, उसका टॉपिक डाल दो, टॉपिक कौन सा डीपीपी का। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर दो करना, टाइम सेव करो अपना। ठीक है मेरा बेटा, एक चीज ये। और प्लीज अपनी तरफ से कुछ मत करो। जो टीचर्स जैसे आप लोगों को जो टॉपिक करा रहे हैं, जो चीजें करने के लिए दे रहे हैं, उन्हीं को करो। अगर आप अपनी तरफ से कुछ और कर रहे हो तो प्लीज शेयर विद द टीचर्स कि आप लोग ये करते हो। ठीक है, तो अब बहुत बच्चे डीपीपी नहीं करते हैं, आई नो दैट। ठीक है, लेकिन आप लोगों को जो भी टीचर दे रहे हैं वो करना है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पीवाईक्यूज मत करो। देखो, कई बच्चे जल्दी कैच कर लेते हैं क्लास में क्या हो रहा है और कई बच्चे थोड़ा लेट करते हैं। अब यहाँ पे मैं सभी का नहीं लूंगी, काफी बच्चे ऐसे होंगे जो क्लास में जो पढ़ाया है वो करके डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जंप करते हैं, तो उनसे हो जाते हैं। बट कई बच्चे हो सकते हैं उनको नहीं जमते हैं एकदम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसीलिए जो आप लोगों को क्लास के बाद दिया जाता है ना, वो यही मद्देनजर रखते हुए दिया जाता है कि आप लोगों से किस टाइप के सवाल बनेंगे। ठीक है, सो प्लीज वो करो।
अगर तुम्हें पूछना है मैथ्स और फिजिक्स का तो सर मैम से पूछो। केमिस्ट्री के लिए आप लोगों को जो मैं दे रही हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको करना। जब आप पूरे मान लो केमिकल काइनेटिक्स की मैं तुम्हें 7 डीपीपी दे रही हूँ, अगर तुम वो 7 डीपीपी करके कर लेते हो ना, तो तुमने 23 के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर लिए उस डीपीपी में, 24 के भी कर लिए और 25 के भी कर लिए। ठीक है। अगर मान लो कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम हम तो डीपीपी करेंगे ही नहीं, मतलब हो सकता है, तो आप एक काम करो, क्योंकि बेटा डीपीपी में भी कौन से क्वेश्चन दिए हैं मैंने, पीवाईक्यू दिए हैं। तो अगर आप लोगों के स्ट्रेन पड़ता है, मतलब आइस पे बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आपका वो है ना रिसोर्स शीट है सबका, है ना। रिसोर्स शीट में जब तुम जाओगे तो वहां पे तुम्हारे 2019 से लेकर 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज जो है अपलोड हो रखे हैं, चेक कर लेना एक बार। ठीक है, हो रखे हैं, नहीं हो रखे तो मुझे टैग कर देना, मैं बता दूंगी। हो रखे हैं, ठीक है। वहां पे आपको एक्सट्रीम उस पे मिलेंगे राइट में, पीवाईक्यूज का एक वो मिलेगा कॉलम, राइट। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? यस मैम। यस मैम। राजीव, मनप्रीत, इशिका, साहिल, प्रतीक, गुरविंदर, आकाश, मयंक। ठीक है, चलिए। तो अब वहां पे क्या है ना, अब सुनो, अगर मान लो तुम लोग डीपीपीज नहीं करते, कुछ बच्चे जो है पीवाईक्यूज करना प्रेफर कर रहे हो, जो कि करना ही है, वो तो मैंने कल भी बोला था तुम लोग क्लास में, और स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा होता है। तो देखो, मैं सिर्फ स्पेसिफिक केमिस्ट्री की बात बोल रही हूँ, केमिस्ट्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें करने ही करने हैं, करने ही है, मतलब कोई ऑप्शनल नहीं है कि मैम चलो मॉड्यूल कर लेते हैं, नहीं, मॉड्यूल नहीं लगाने हैं आपको केमिस्ट्री में, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, तो आप क्या करना, वहां पे 2019 से लेकर 2025 तक के हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप लोग क्या करो 2022 से लेकर 2025 तक के प्रिंट आउट निकलवा लो। वो थोड़ा सा ही, मतलब ज्यादा पेजेस में नहीं निकलेगा, वो कम पेजेस में ही आप लोगों को काम चल जाएगा। अब आप देख लो आपको कितने चैप्टर के निकलवाने, मैं तो कहूंगी पहले 3-3 चैप्टर के निकलवा लो तुम पीसीएम के। ठीक है, जब उनको कर लोगे आप, या एक काम करो जो रिसेंट में चल रहे हैं उनके निकलवा लो, जैसे भी है निकलवा लो उनको 12th के। तो तुम्हें क्या होगा, तुम्हारे सामने होगा, तुम्हें बार बार पीडीएफ खोल के नहीं करनी पड़ेंगी चीजें, आप समझ रहे हो? यस मैम। ठीक है। और बेटा जब भी आप अगर मान लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का निकलवाते हो पीडीएफ, आ रही हूँ बेटा, तो उसपे ना आप पेंसिल से मार्क करना, मान लो आगे जाके आपको दोबारा पीवाईक्यूज वही करने हैं, तो आप रब कर सको और दोबारा से उनको सॉल्व कर सको। ठीक है, आप लोग अगर पेन चलाओगे उस पे तो फिर गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, तो मिटेंगे तो नहीं, गेटिंग माई पॉइंट, वो मिटेंगे नहीं, तो इसीलिए आप पेंसिल से जो है वो मार्क कर सकते हो। अगर आपको दोबारा प्रैक्टिस करनी है तो फिर आप दोबारा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बेटा इशिका। मैम मेरे पास एक पीवाईक्यूज की बुक है, उसमें 2002 से 24 तक के पीवाईक्यूज हैं, मैं उनको सॉल्व करके मतलब कर सकती हूँ? 2002 से बेटा? यस मैम। हाँ, उसमें आप 2023 और 2024 के पहले टारगेट पे रखो। ओके ठीक है, और 2025 के आप पीडीएफ से कर लेना, या 2025 के निकलवा लेना। ठीक है, यस मैम। इसके पास ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो 23-24 के टारगेट करो पहले, और जो 25 के हैं वो अपने रिसोर्स शीट से लेके या तो पीडीएफ निकलवा लेना, मतलब उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, नहीं तो पीडीएफ से सॉल्व कर लेना, तुम्हारी मर्जी है। जिसके पास नहीं है उनके लिए मैं बोल रही हूँ निकलवा लीजिएगा, क्योंकि वो तो करने ही करने हैं। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से आप लोग काफी सारे क्वेश्चंस बना सकते हो, मैंने पहले भी बोला था। ठीक है, 15 क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो केमिस्ट्री में, और जो बच्चों के पास कैटेगरी एडवांटेज है वो तो 10 भी बनाएंगे तो भी उनका काम चल जाएगा। ठीक है, हाँ जी बेटा। मैम एक तो जब मैं सॉल्व करते ना क्वेश्चंस का, मेरी राइटिंग थोड़ी तेज हो ना, बहुत गंदी हुई है ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਸੈਂਡ ਕਰਦੀ ਕਰੀ आंसर्स। क्या कह रही हो, फिर से बोलो एक बार। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो तेज सॉल्व करने ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਥੋੜੀ ਗੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਦੀ ਸੈਂਡ ਕਰਤੀ कि दोबारा रीड करके साफ साफ सेंड करना होगा। कोई बात नहीं, आप अभी कुछ मत जब आप अब करने लगोगे ना नए क्वेश्चंस जैसे करने लगोगे प्रैक्टिस, तो राइटिंग आपकी कोई नहीं कैसी भी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे सारे बच्चे चमका चमका के दो, आप लोग मुझे क्या कर सकते हो, जैसे आप
करते हो सॉल्व, रफ में करते हो या जो भी आपने अलग नोटबुक बना रखी, जो भी है जैसे करते हो वैसे मुझे भेज दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ठीक है अर्लीन, ये सबके लिए है। अब से आप लोग बच्चे अब सबमिट तो करते ही हो लिंक पे जाके, आपको मेरे साथ भी शेयर करना है केमिस्ट्री की डीपीपी अलोंग विद योर नेम, स्टेट एंड टॉपिक ऑफ द डीपीपी। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि मैं अब खुद पर्सनली चेक करूंगी आप लोग कैसे करते हो। ओके मैम। ठीक है बेटा, आप लोगों को जो प्रॉब्लम आएगी आई विल ऑलवेज देयर फॉर यू बेटा, लेकिन पढ़ना तो है ना, अपना टाइम निकालो। ठीक है, आपके टीचर से बात भी हुई है कैसे टाइम निकाला जा सकता है, हुई है ना बात आप लोगों की? यस मैम। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा अभी तक जिसका मेंटरशिप ना हुआ हो, मतलब इंटरव्यू ना हुआ हो? है कोई ऐसा स्टूडेंट आप में से? हरमीत हो तो क्या मेरे साथ तुम्हारा? नो मैम, अभी नहीं हुआ है हरमीत, मैंने किया तो था सबसे पहले, मेरा तुम्हारे साथ ही तो था, भूल गई? नो मैम, मेरा नहीं होगा, किसी और का होगा। 2 हरमीत है क्या क्लास में? अच्छा जी, मेरे साथ किस किस का हुआ, एक बार हैंड रेज करिएगा प्लीज। रविंदर, मनप्रीत, दिव्या एंड डिम्पल, 5। ओके, बट मेरा तो 11 बच्चों के साथ हुआ है, बाकी एब्सेंट है क्या? सुखजीत क्यों नहीं आ रही? एक मिनट, नीचे कर लो हाथ बेटा। चलिए, आइए स्टार्ट करते हैं, फिर करें तो अपना लेक्चर नंबर 6 है, राइट? कल हमने क्या कर लिया था, हमने फर्स्ट ऑर्डर कर लिया है, फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर कर लिया है। एंड मैंने कितनी डीपीपीज आप लोगों को भेज दी है? मैंने आप लोगों को भेज दिया डीपीपी 3 डीपीपी भेज दिया, 3 या 4, कितनी भेजा? आई गेस 4 भेज दी क्या? यस मैम। हाँ, मेरे को मैं भूल जाती हूँ भाई, 4 भेज दी मैंने। ठीक है, और जिसका सोल्यूशन रह जाता है, एक बार मेरे को कोई भी बच्चा रिमाइंड भी करा देगा तो मेरे को याद आ जाएगा। ठीक है, कि किसका सोल्यूशन देना, अभी मत बताना, बाद में बता देना, पेंडिंग है, मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो आज हम लोग क्या देखेंगे मेरा बेटा? आज हम ये देखेंगे nth ऑर्डर के लिए, मान लो किसी भी ऑर्डर के लिए तुम्हें आ जाए कि हाफ लाइफ बताओ, तुम बता सकते हो। किसी भी ऑर्डर के लिए अगर मान लो तुम्हें कंसंट्रेशन और टाइम में रिलेशन लिखना है, जैसे अपने फर्स्ट ऑर्डर में लिखा है ना, 0 ऑर्डर में लिखा, वैसे ही तुम किसी भी ऑर्डर के लिए लिख पाओगे। और थर्ड चीज यहाँ पे मैं आप लोगों को कराऊंगी ऑर्डर डिटर्मिनेशन मेथड। मैंने आप लोगों को ऑर्डर निकालना सिखाया था, राइट? अब यहाँ पे कुछ और तरीके के सवाल पूछे जाते हैं पेपर में, अलग अलग तरीके के, कि किस तरीके से ऑर्डर निकाल सकते हो। एक तो वैसा था सिंपल सवाल कि रेट लो आ जाएगा और तुम्हें ऐड करना होगा, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते पेपर में। दूसरा कैसे था, याद करो मेरा बेटा, जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए तुम ऑर्डर निकालते थे, याद है? स्लोवेस्ट स्टेप लेके फिर आप लोग इक्विलिब्रियम वाला स्टेप लेते थे अगर इंटरमीडिएट आ जाता है। ठीक है, और एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए तो सीधा बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के आप ऑर्डर निकाल सकते हो। आज मैं एक और तरीका सिखाऊंगी, तरीका बोले तो एक और मेथड है डिटरमाइन करने के लिए, जो पेपर में पूछा जाता है आप लोगों से। तो ये सब आज करेंगे, और अब हमारे पास अगर टाइम होगा तो फिर आगे मैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी भी आप लोगों को स्टार्ट करवा दूंगी, लेकिन पहले हम ये कवर करेंगे। क्लियर है? चलिए आइए। तो आज थ्योरी कम है, क्वेश्चन ज्यादा है। ठीक है, चलिए। और हाँ, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी, ये भी मैंने आप लोगों को करवाना है, और क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो क्या मेरे बच्चों को सारे फॉर्मूले याद हो चुके हैं? क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। चलो फटाफट से अपनी नोटबुक निकालो
फटाफट से अपनी रफ नोटबुक निकाल लो, या फिर अपने जहां पे तुम नोट्स बना रहे हो उसका एक पेज यूज कर लो। जल्दी से अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं जो अभी तक मैंने आप लोगों को जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ाए हैं। तो सबसे पहले अगर मेरा बेटा मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में मेरा जो फॉर्मूला यूज हो रहा था वो क्या था, AT माइनस A नोट इज इक्वल टू माइनस KT। ठीक है, दूसरी चीज इसमें क्या थी मेरा बेटा, दूसरी चीज थी इसमें हमने हाफ लाइफ निकाली थी। हाफ लाइफ कितनी थी? टी हाफ बराबर A नॉट बाय 2K। ओके, ये अंशुमन के नाम से कौन ज्वाइन किया है? मैम आज ही ज्वाइन हुए हैं। अच्छा, आज ही ज्वाइन हुआ। कहाँ से हो आप बेटा? पंजाब से? नो मैम, उत्तराखंड से हैं। ठीक है ठीक है, A नोट बाय 2K। ऑल राइट, और क्या निकाला था हम लोगों ने? टी कंप्लीशन निकाला था। क्या था वो? 2T हाफ था, याद करो। यस मैम। ठीक है, रेट डिपेंड नहीं करता। जीरो ऑर्डर के केस में जो रेट है वो रेट कांस्टेंट के बराबर था, याद करिए। यस मैम। और क्या कराया था मैंने तुम लोगों को इसमें? यही थे, और मैंने कुछ आप लोगों के साथ ग्राफ की बात की। और ध्यान रखिएगा जीरो ऑर्डर में आपका जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता नहीं है। करता है। अरे करता है, जीरो ऑर्डर में नहीं करता कह रहे हो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मैंने क्या फॉर्मूले कराए थे? एक तो अपने पास ये था 80, आई होप लिख के देख रहे हो आप, प्रैक्टिस करो। 80 इज इक्वल टू A नोट ई रेज टू द पावर माइनस KT। सेकेंड फॉर्मूला था K इज इक्वल टू 2.303 बाय T लोग A नोट बाय AT था। AT में फिर बोल रही हूँ लेफ्ट अमाउंट था रिएक्टेंट का टाइम T पे, और A नोट इज योर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, राइट? T इज योर टाइम। उसके अलावा जो हाफ लाइफ था इसमें वो कितना था? 0.693 बाय K। आपका फर्स्ट ऑर्डर के केस में हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करता इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे। फोर्थ, 100% रिएक्शन नहीं होती है, टी कंप्लीशन यहाँ पे इनफाइनाइट था। ठीक है जी। उसके अलावा मैंने कहा था T 75% होता है 2 टाइम्स ऑफ T 50%, T 87.5% होता है 3 टाइम्स ऑफ T 50%, और T 99.9% होता है 10 T 50%। आई होप ये सभी चीजें आपने लिखी हैं अभी के अभी। मैम फोर्थ वाला क्या लिखा है? टी कंप्लीशन, ठीक कर देते इसको, नहीं दिख रहा तो। अपन ने नहीं निकाला था 100% रिएक्शन, टी कंप्लीशन यस इनफाइनाइट होगा। तो बेटा जो भी आपकी 0 से 1 के बीच में रिएक्शन है, जिनका ऑर्डर 0 से 1 के बीच में है या 0 है, वो सारी रिएक्शन फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होती है। ठीक है, और जिनका ऑर्डर 1 है या 1 से ज्यादा है वो सारी की सारी इनफाइनाइट टाइम होगा उनका, मतलब वो रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूले आप लोगों को पता होने चाहिए टिप्स पे। चलो आगे, चलिए हेडिंग डालिए बेटा, nth ऑर्डर। हेडिंग डालेंगे nth ऑर्डर। वैसे तो मैं इसमें डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूला भी बता दूंगी, लेकिन एक बार तुम बस ये देख लो, पूरा डेरिवेशन नहीं कराऊंगी, बस ये देख लो आएगा कहाँ से वो फॉर्मूला, क्योंकि पेपर में आपसे डेरिवेशन नहीं कराई जाएगी, है ना। तो अगर मान लो मैं बेटा बोलूं कि मेरा A से प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, आई होप सभी सुन रहे हो। यस रेट क्या होगा? यस मैम। तो रेट क्या लिखूंगी? K कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर n, यही लिखूंगी मैं। यस बोलो क्या कहते हो? हाँ मैम यही लिखूंगी। यस मैम। ओके, अब क्या लिखूं मैं? हमें पता है। और क्या लिखते हैं हम लोग, बताओ। रेट को मैं कैसे लिख सकती हूँ? माइनस DA बाय dt इक्वल टू K A रेज टू द पावर n। बोलो, अब मैं इसको क्या ले जाती हूँ? नीचे ले जाती हूँ, तो DA बाय A रेज टू द पावर n। बोलो, यस मैम। ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ K dt। बोलो, ले Yes, सकती हूँ कि ma'am. नहीं ले सकती? यस मैम ले सकते। Yes, ma'am. अब स्टार्टिंग में अगर टाइम t 0 है तो कॉन्सेंट्रेशन A नोट होगी, और जब टाइम t है तो कॉन्सेंट्रेशन AT होगी। यस और नो? और तुम्हें
बताया होगा इंटीग्रेशन dx बाय x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका बताया होगा। x की पावर n इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताया था। यस मैम। क्या होता है यस बताओ। मैम। Yes, एन ma'am. x की पावर n माइनस 1 X की power n plus 1 क्या बोल रहे, कुछ समझ नहीं आया, आधे से ज्यादा तो बच्चे बच्चे गलत बोल रहे थे। x की पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1, ये होता है भाई। हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का 11th में आता है ना। मैम 12th में भी है। ठीक है ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, a की पावर माइनस n होगा तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, इसका इंटीग्रेशन a रेज टू द पावर माइनस n प्लस 1 बाय माइनस n प्लस 1 बोलो, और इसका लिमिट a नोट 80 बोलो, तो ये कितना हो जाएगा 80। क्या कहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, जो निकल के आएगा, अब आपको पूरा डेरिवेशन तो करना नहीं। अब मैं आप लोगों को ये पता चल गया कि मैम ऐसे करके आता है, अब कुछ नहीं करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो आपका जो फाइनल बेटा निकल के आता है nth ऑर्डर के लिए इक्वेशन, वो आता है kt इज इक्वल टू 1 बाय n माइनस 1 बाय 80, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, n 80 रेज टू द पावर n माइनस 1 बाय a नोट n माइनस 1। बेटा रिजॉइन कर लो एक बार नेहा, बाकी को आ रही है क्या आवाज। यस मैम। अच्छा फिर एक बार नेहा बेटा रिजॉइन कर लो, शायद कोई इशू होगा आपकी साइड से। ठीक है, ये जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा के, तो तुम्हारा ये फाइनल इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगा। तो मैम हमें क्या याद करना है, हमें ये पता भी होना चाहिए कि डेरिवेशन नहीं, आपको सिर्फ ये याद रखना है। और इसके साथ मेरे बच्चों को ये ध्यान रखना है कि जो n है बेटा वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है यहाँ पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, लेकिन ये n1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तुमने 1 ले लिया तो 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। यानी कि तुम इस वाले इक्वेशन से फर्स्ट ऑर्डर वाला डिराइव, मतलब फर्स्ट ऑर्डर वाली इक्वेशन नहीं लिख सकते, जो कि मैंने तुम्हें लिखवाई थी k इज इक्वल टू 1/t ln a नॉट बाय 80। उसके अलावा तुम किसी भी ऑर्डर के लिए तुम n0 भी रख सकते हो, 2 3 4 5 कुछ भी रख लो, तुम्हारे पास इक्वेशन बन के आ जाएगी। बोलो क्या कहते हो। बेशक तुम्हें एक काम करती हूँ, मैं रख के भी दिखाती हूँ। अगर मान लो मैं n इज इक्वल टू 0 ले लेती हूँ तो मुझे बताना क्या होगा, ये तो -1 बन जाएगा, बोलो है ना। यस मैम। ये भी -1 बन जाएगा और ये भी -1 बन जाएगा, बोलो क्या कहते हो। तो kt इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाओ, 80 माइनस a नोट, बोलो क्या कहते हो। यस मैम। तो ये क्या हो जाएगा, a नोट माइनस 80। क्या यही फॉर्मूला नहीं पढ़ते हम लोग, बताओ। यस मैम। यस मैम। मैंने आपको पढ़ाया था 80 माइनस a नोट इज इक्वल टू माइनस kt, ये वही तो है, तो इसलिए आप निकाल सकते हो। ठीक बात है, हो गया। चलिए अब ये तो nth ऑर्डर, मतलब n फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, बाकी किसी भी ऑर्डर पे तुम लगा लो तुम्हारे सामने ही आ जाएगा। मान लो अगर तुम पेपर में भूल भी गए जेई में कि क्या था फर्स्ट ऑर्डर का, अगर तुम लोगों को, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर कह रही हूँ, फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ के, तो तुम्हें अगर ये इक्वेशन याद है तो तुम्हारी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, काम बन जाएंगे तुम्हारे, है ना। सवाल आए सेकेंड ऑर्डर से, सवाल आए थर्ड ऑर्डर से, वो तुम बना लोगे। ठीक है मैम, अब हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे, जैसे आप हाफ लाइफ सिंपल उसमें निकाल के आए हो वैसे ही। तो फॉर्मूला क्या है मेरा बेटा, फॉर्मूला अभी मैंने लिखवाया, kt इज इक्वल टू 1 बाय n माइनस 1 बाय 80 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 बाय a नोट रेज टू द पावर n माइनस 1। देखो तो अगर मैं हाफ लाइफ की बात करूं तो टाइम t हाफ हो जाएगा,
और जो मेरी 80 है वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। बोलो। यस मैम। तो जब तुम ये सब चीजें यहाँ पे पुट करोगे ना, आपको पुट करने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो फाइनल रिलेशन निकल के आता है मेरा बेटा, वो रिलेशन निकल के आता है, वो तुम्हें ध्यान रखना है। टी हाफ जो होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के क्या होता है मेरा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये तुम्हारा रिलेशन निकल के आता है। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a0 raised to the power n-1, or you can say कि T half is inversely proportional to initial concentration of reactant raised to the power n-1। बोलो हाँ या ना। यस यस मैम। को चेक भी कर सकते हो यहाँ पे, ये किसी भी ऑर्डर के लिए होगा, 0 1 2 3 किसी के लिए भी, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। एक बात बताओ, अगर मैं n1 ले लेती हूँ तो 1 - 1 क्या होगा, 0। और किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। यानी कि आपको फिर डिपेंड ही नहीं कर रहा किसी पे भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे। एंड यही तो हम लोग पढ़ के आए थे। मतलब बेसिकली इस रिलेशन से तुम क्या निकाल सकते हो, तुम इससे ये पता लगा सकते हो कि किसी भी ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। ये तुम्हारे काम का हो चुका है। बोलो यस। ठीक है। तो ए नोट तुम्हारा क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। और अगर मान लो पी नोट होता तो वो क्या होता मेरा बेटा, इनिशियल प्रेशर होता। बोलो ठीक है। अगर मेरा बेटा मेरे को यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना हो, ग्राफ प्लॉट करना हो किसके बीच में, 1/80 raised to the power n-1 वर्सेस टाइम, तो कैसे कर सकती थी मैं, देखना एक बार, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, देखना। देखना कर सकते हो ऐसे। यस मैम। यस मैम। सारे बच्चे ध्यान से देखो, ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना है, टाइम के, इसके 1/80 रेज टू द पावर n-1 और टाइम के बीच में। तो ये तो y एक्सिस हो गया। सारे बच्चे बताओ मेरे को, बोलो। Yes, ma'am. अरे तुम लोग ऐसे क्यों बैठते हो, संडे को ma'am. चल रहा है ना Y तुम्हारा। Yes, ma'am. टाइम क्या है, x एक्सिस है, और ये क्या है, स्लोप है, और ये क्या है, इंटरसेप्ट है। बोलो हाँ के ना। स्लोप क्या हो जाएगा मेरा, स्लोप हो जाएगा n-1 इंटू के हो जाएगा। अब यहाँ पे स्लोप क्या दिख रहा है तुम्हें, पॉजिटिव दिख रहा है। बोलो हाँ के नाम। तो ऐसा कुछ आएगा, स्लोप क्या है, n-1 इंटू के है। तो अगर n ग्रेटर देन 1 है तो स्लोप ऐसे आएगा, अगर n1 लेस देन 1 है तो ऐसे आएगा स्लोप। बोलो क्या कहते हो। यस मैम। और इंटरसेप्ट क्या है, 1/a0 रेज टू द पावर n-1। तुम थोड़ा खुद सोचो, अगर तुम्हें किसी भी ऑर्डर के लिए सवाल दे दिया, बेशक वो एडवांस का सवाल हो, तुम बना लोगे अगर तुम्हें ये पता है। अगर वो किसी भी रिएक्शन का स्लोप पूछ ले, इंटरसेप्ट पूछ ले, तो तुम बता सकते हो ना, बिकॉज तुम्हें पता होगा n क्या है। बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. ठीक है। तो इसको जल्दी से अपनी नोटबुक में बनाओ एंड कंफर्म करो कि मैम बना लिया। बना लिया मैम। बना लिया मैम। ठीक है। चलूं। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. चलिए चलिए, अब सेकेंड ऑर्डर के लिए बना सकते हो तुम।
हाँ मैम, बना तो सकते हैं हम सेकंड ऑर्डर के लिए। कैसे बनाओगे? पहले आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए जनरल ऑर्डर की, nth ऑर्डर की, यही है। ठीक है, अब आपको किसके लिए निकालनी है? सेकेंड ऑर्डर के लिए। डिराइव थोड़ी ना करवाऊंगी आप लोगों को, डायरेक्ट करो, है ना। तो क्या हो जाएगा? के टी इज इक्वल टू 1/AT माइनस 1/A0। बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. क्या कहते हो? अगर मान लो मैं यहाँ से तुमसे हाफ लाइफ पूछूं तो निकल सकती है? निकाल के बताओगे मेरे को कितनी आएगी? चलो हैंड रेस करना, निकालो सारे बच्चे। 80 को जब मैं A0/2 लिख दूंगी तो मुझे बताओ कि क्या आएगा। चलो शाबाश। निकाल रहे हो क्या सभी? मैं नाम लेके पूछूंगी, आप लोग हैंड रेस कर लीजिए। मैं नाम लेके पूछ सकती हूँ किसी का भी। पांच बच्चों ने हाथ खड़ा किया बस। इसमें क्या है? वैल्यू पुट करनी है बस। क्यों नहीं कर रहे हो? पढ़ाई छोड़ रखी है, फिर क्लास में मत आया करो बेटा, अगर पढ़ाई करनी ही नहीं है तो। बताओ मेरे को इशिका, आप क्या निकाला बेटा? मैम 1/K × A0। वेरी गुड। मैं नहीं निकलवाऊंगी इसको, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इतनी बार सिखाया है। 1/A0 × K, यानी कि कहने का ये मतलब है कि सेकेंड ऑर्डर के केस में जो हाफ लाइफ है और जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बीच में रिलेशन है वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन। ठीक है, क्लियर है? और बेटा ये जरूर ध्यान रखना कि टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A0 रेज टू द पावर n-1। अगर तुम्हें मान लो क्वेश्चन में ऐसे आ जाए, मान लो 2 हाफ लाइफ तुम्हें दे दिया जाए रिएक्शन की, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखी है इनिशियल, आपको क्या बताना हो? ऑर्डर बताना हो, तो निकाल सकते हो? हाँ मैम, आराम से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आजकल जेई में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, और ना जो ये मैं बोलती हूँ ना, ये ज्यादा पूछा जा रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको लिख लिया करो। क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे ना तो आपका ऑटोमेटिकली ध्यान जाएगा उस टॉपिक पे कि मैम ने अच्छा ये बोला था कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है बेटा? हाँ जी। आकाश, कर क्यों नहीं रहे हो? मयंक, महकदीप, सतीश, पवनीत, हरमन, क्या चल रहा है भाई? ये पढ़ लो। उसके बाद हम ग्राफ देखते हैं मेरा बेटा। तो ग्राफ बताओ, अगर मेरे पास ए से प्रोडक्ट बन रहा है तो रेट क्या होगा? ए का स्क्वायर। बोलो, क्योंकि सेकंड ऑर्डर तो यही होता है। बोलो क्या कहते हो? ठीक है मैम। तो अगर मान लो मुझे ग्राफ प्लॉट करना हो किसके बीच में? पहला, रेट वर्सेस
कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करना हो तो कैसे आएगा? ऐसे आएगा। यस बोलो। और अगर मान लो मुझे रेट वर्सेस ए का ग्राफ प्लॉट करना हो तो ये तो बन जाएगा y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। कैसा ग्राफ आएगा? पैराबोला। यस मैम पढ़ा है ना ये वाली कंडीशन, ये वाली पैराबोला आता है इसमें ग्राफ। बोलो। यस मैम बना रहे हो? बनाओ Yes. एक बार। और अगर मान लो मैं ये ग्राफ प्लॉट करूं 1/80 वर्सेस टाइम तो क्या आएगा? बना के दिखाओ मेरे को सारे बच्चे। स्ट्रेट लाइन 1/80 वर्सेस टाइम स्ट्रेट लाइन आ रहा है। फॉर्मूला क्या यूज करोगे? 1/80 माइनस 1/a0 इज इक्वल टू kt। तो 1/80 a0 को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा देखना एक बार। 1/80 टाइम कैसा ग्राफ आएगा? y एक्सिस पे है ये x एक्सिस पे है, ये स्लोप हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। ठीक है, स्लोप हो जाएगा आप लोगों का के और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? 1/a0। बोलो। यस मैम ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। हाफ लाइफ क्या होती है इसमें? हाफ लाइफ वर्सेस अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ यानी कि 1/a0 का ग्राफ प्लॉट करना हो तो कैसे करेंगे सारे बच्चे देखना। टी हाफ इज इक्वल टू 1/a0 के होता है तो ये तो एक्स एक्सिस पे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा। ये मुश्किल नहीं है बेटा, ये बहुत आसान है, ये हम पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें। इंटरसेप्ट 0 है इसीलिए ओरिजिन से पास हो रहा है। बोलो। आप सबको पता चल गया ना मैंने क्या बोला है? आप लोगों का जो भी आप लोग होमवर्क करते हो केमिस्ट्री का वो मुझे मिलना चाहिए अलोंग विद योर नेम, स्टेट का नेम, डीपीपी कौन सी कर रहे हो एंड टॉपिक ऑफ द डीपीपी। इफ यू डू पीवाईक्यूज तो वो भी आप मुझे भेज सकते हो कि मैम मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं, कौन से साल के किए हैं और कितने किए हैं, फिर वो तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। ऑलराइट, मेरे को चाहिए रहेगा क्योंकि आई विल बी स्ट्रिक्ट। ठीक है, अगर आप लोग नहीं करोगे मैं स्ट्रिक्ट रहूंगी, फिर आप लोग क्लास में भी नहीं बोलते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है बेटा। अभी आगे जाके आप लोगों को आपके पर्सनल मेंटर भी मिलेंगे। किसी की मैं मेंटर होंगी, किसी के हर्षित सर होंगे, किसी की मनीषा मैम होगी। तो आप लोग नहीं काम करेंगे तो हटा देंगे बेटा ग्रुप से, दूसरे ग्रुप में डाल दिया जाएगा। और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रीच आउट टू योर टीचर्स। अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी रीजन की वजह से, मान लो टीपीपी नहीं कर पा रहे हो, डिले हो रहा है, तो वो भी आप अपने टीचर्स को बता सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ आप क्लास में इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आपको बोला गया है कि फुल अटेंडेंस होनी चाहिए, फिर बेटा तुम खुद बताओ, फिर कोई फायदा है आने का? तुम खुद बताओ, अटेंडेंस लेके कर भी क्या लेंगे हम? बताओ, कुछ होगा उससे? कुछ भी नहीं होगा। क्लास में आने का तब बेनिफिट मिलेगा जब आप क्लास में आओगे, आप लोगों को समझ में आएगा एंड वो जाके आप क्वेश्चंस पे अप्लाई करोगे, तब आपको मजा आएगा पढ़ाई में। अदरवाइज तो क्लास में आके अब आधे से ज्यादा बच्चे कुछ और पढ़ रहे हैं, मुझे पता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं बेटा।
फिर उसके बाद मैं तुम्हें ऑर्डर डिटरमिनेशन मेथड वाले देखो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। आ जाओ, चलो करते हैं मेरा बेटा। ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, और आप लोग अपनी नोटबुक लेके बैठो। कभी भी मैं तुमसे मंगवा सकती हूँ कि मुझे दिखाओ कहाँ पे तुमने नोट डाउन किया है। हाफ लाइफ फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ गैसेस कंपाउंड ए कितना दिया हुआ है मेरा बेटा? हाफ लाइफ जो है ए का, कंपाउंड ए का 240 दिया हुआ है। कब? जब प्रेशर कितना था इनिशियली? टोर था। तो मैं लिख दूं, जब मेरा इनिशियल प्रेशर 500 टोर था तब मेरा हाफ लाइफ कितनी थी मेरा बेटा? 240 सेकंड था, है ना। फिर वो कह रहे हैं कि जब मेरा प्रेशर 250 हो गया, मतलब जब 250 था, तो हाफ लाइफ हमें कितनी मिली? 4 मिनट। 4 मिनट बोले तो 240 सेकंड। यानी कि क्या करोगे, प्रेशर जब 500 था तब भी हाफ लाइफ इतना था, जब प्रेशर आपका 250 था तब भी हाफ लाइफ कितना था? इतना था। बोलो। तो यानी कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो गई? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, यानी कि हाफ लाइफ आपके इनिशियल प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा कि क्या। ठीक है, इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जो भी मैंने तुम्हें रिलेशन नहीं बताया, ये तो तुम्हें सीधा सीधा पता चल गया। मान लो मुश्किल आया थोड़ा क्वेश्चन, फिर तो कैसे करोगे देखना एक बार। P2 by P1 raised to the power n-1 कितना है? 240 by 240, 250 by 500। बोलो क्या कहते हो? n-1। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो गया? 1/2। 1/2 हो गया। तो इसको कैसे करोगे? 1/2 की पावर 0, क्योंकि ये तो 1 था ना, किसी की पावर 0 1 होगा, और 1/2 की पावर n-1। तो जब आप पावर कंपेयर करोगे तो कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। बोलो। यस मैम। अगर मान लो सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाता है तो फिर आप ऐसे अप्रोच से इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। यहाँ पे तो चलो आपको डायरेक्ट पता चल रहा है ना। अगर मान लो नहीं पता चला फिर क्या करोगे? तो आप ऐसे करोगे। मैम जो आपने 1/2 की पावर 0 लिखा है मैम, वो कहाँ से लिया है? कहाँ पे? मैम 1 को बनाया है हमने 1/2 की पावर 0। राइट। सॉरी, वो इसलिए बनाया क्योंकि मेरा यहाँ पे 1/2 बन रहा था, तो मैंने क्या किया, बेस को सेम बनाया इस तरीके से। ठीक है, यस मैम। बताइए सारे बच्चे। यस मैम। क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होगा मेरा बेटा? 1। 1। चलू आगे। यस यस मैम। एक और चीज, अगर आपको लगता है क्लास में क्वेश्चंस आप लोगों से नहीं बन रहे हैं बट मैम के कराने के बाद समझ में आ जाते हैं, तो प्लीज उनको घर जाके दोबारा सोल्व करो। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि सामने टीचर करा रहा है और हमें आ रहा है समझ में, है ना, लेकिन जब आप वो खुद करने लगोगे ना, आज से 1 हफ्ते के बाद नहीं बनेंगे। तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन को आप अपने हाथ से जरूर निकालेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को तभी तो मैंने बोला 3 साल का टारगेट रखो, 2023, 24 और 25 का टारगेट रखो अपना सोल्व करने का। बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं क्लास में भी करवाती हुई चलूंगी, ठीक है। तो आपका ये लगा लो, केमिकल काइनेटिक्स खत्म होने के बाद आपके 3 भारी भरकम चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद नंबर आएगा आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, राइट। और उसमें याद करने की चीजें काफी है, बट उसमें न्यूमेरिकल नहीं है। ऑलराइट, चलिए आइए बेटा, तो थोड़ा सा ना निपटाते जाओ चीजों को ताकि डिले ना हो। चलो आइए बेटा, आगे है नेक्स्ट हेडिंग डालिए अपनी नोटबुक में, ऑर्डर डिटरमिनेशन मेथड। मतलब कैसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, है ना, किस तरीके से हम ऑर्डर निकाल सकते हैं और कैसे टाइप के सवाल आपको दिए जाएंगे। तो देखो ये आपका किस टाइप का सवाल है, आपको कुछ डेटा दिया जाएगा मेरा बेटा, है ना, इस तरीके से
आपको बोला जाएगा ये कोई रिएक्शन है और उसका जो डेटा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन एक्सपेरिमेंट कर करके देख, जब एक्सपेरिमेंट किया तो एक बार इसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी ली, इतनी ली, इतनी ली, तो इस तरीके से देखा और फिर रेट उसका क्या किया, हमने रिकॉर्ड किया। देख रहे हो, तो ये रेट लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेशन के करस्पॉन्डिंग। आपको क्या करना है, आपको इस डेटा को यूज करके क्या करना है मेरा बेटा, रेट लो बताना होता है ना, ऑर्डर बता सकते हो आप, रेट कांस्टेंट भी बता सकते हो आप, तो ये सब चीजें आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यही सेम सवाल तुम्हें तुम्हारे एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में भी मिल जाएंगे इसी टाइप से, लेकिन जब आप स्कूल में सोल्व करते हो बेटा तो वहां पे वो सवाल आता है 3 नंबर का, जहां पे टीचर देखता है स्टेप वाइज कैसे किया बच्चे ने, पर जेई में तो नहीं करोगे। गेटिंग माय पॉइंट? जेई में तो इतना टाइम लगाओगे बेटा, निकल जाएंगे सवाल हाथ से। गेटिंग माय? और ऐसे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, तो अपनी नोटबुक में लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब मैं इसको सोल्व कैसे कराऊंगी, जैसे जेई में सोल्व करोगे वैसे मैं इसको सोल्व कराऊंगी। देखो आपको क्या करना है मेरा बेटा, हमें पता है क्या होगा, इधर देखो जो रेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन, लेकिन हमें ये नहीं पता ऑर्डर क्या है, और NO2 नेगेटिव हमें नहीं पता ऑर्डर क्या है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑर्डर कैसे डिटरमाइन करोगे मेरा बेटा, ध्यान से देखो, ये तुम्हें एक्सपेरिमेंटल डेटा दिए हुए हैं, आपको मान लो निकालनी है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जो अमोनियम आयन है उसका ऑर्डर निकालना, उसके रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है, तो आप जो नाइट्राइट जो NO2 नेगेटिव है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को फिक्स कर दो। ये देखो, पहले दूसरे एक्सपेरिमेंट की बात मैं करूंगी, पहले और दूसरे की, उसमें 0.1 सेम है, सबको दिखाई दे रहा है, तो इसको फिक्स कर लो। तो जब अगर इन दोनों की फिक्स कर ली तो आप ध्यान से देखोगे 12 से 24 जा रहा है, यानी कि 2 टाइम्स हो रही है कॉन्सेंट्रेशन, यस और इसके करस्पॉन्डिंग रेट क्या हो रहा है, ये भी 2 गुना हो रहा है। तो मैंने तुम्हें बताया था अगर कंसंट्रेशन 2 टाइम्स हो रही है, रेट भी 2 टाइम्स हो रहा है, तो हमारा ऑर्डर क्या रहता है बेटा, बताओ? हम 0। नहीं, 0 में तो डिपेंड ही नहीं करती बेटा, रेट डिपेंड ही नहीं करता कंसंट्रेशन पे, कंसंट्रेशन तुम चेंज फर्स्ट करते ऑर्डर। वेरी गुड यार, अंशुमन तो आज ही क्लास में आया है, आप लोगों को तो मैं इतने दिनों से पढ़ा रही हूँ, क्या चल रहा है ये? अगर आपकी कंसंट्रेशन 2 टाइम्स है, रेट भी 2 टाइम्स हो रहा है, भूल गए क्या तुम लोग, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी तो x यहाँ पे 1 होगा। अगर मान लो आपको नाइट्राइट आयन की निकालनी है तो क्या करें हम लोग, तो तुम ले लो अमोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन फिक्स करने वाली, ये वाली ले लो, है ना, सेम है। आप देखो ये कितना चेंज हो रहा है, डिवाइड करके देख लो कितना हो रहा है, 2/3 हो रहा है। यस मैम। ये करो, ये कितना हो रहा है, ये भी आएगा 2/3 हो रहा है, देखो यस मैम। यस मैम। हो रहा है। एटीन पे काट दो ना, 18 2 जा 18 3 जा, तो यानी कि जब ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, तो यानी कि इसके नाइट्राइट आयन जो दिया हुआ है इसके रिस्पेक्ट में भी क्या ऑर्डर है, 1। फर्स्ट ऑर्डर। तो ओवरऑल ऑर्डर कौन सी रिएक्शन की है, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है मेरे बेटा। ठीक है, तो इसका रेट लो पूछा था, तो रेट लो क्या आ जाएगा, टेंशन मतलब ये और भी एग्जाम्पल है इस तरह के, तो रेट लो क्या होगा, अमोनियम आयन के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का हो हरलीन तुम, और इसके रिस्पेक्ट में यहीं पर है। इसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर। अब आपसे क्या पूछा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू बता दो, तो तुमको ये भी एक एक्सपेरिमेंट ले लो, निकाल सकते हो। रेट कितना है, मान लो मैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ले लेती हूँ, नीचे निकाल रही हूँ, देखना एक बार, 7.2 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। अमोनियम आयन की कंसेंट्रेशन 0.24, पावर तो 1 आएगी क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, 0.1। क्या तुम यहाँ से के नहीं निकाल सकते, हम आराम से निकाल सकते हैं हम तो। ठीक है, हो गए 2 चीजें, बताओ सी क्या पूछा है,
इनिशियल रेट क्या होगा जब इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इतनी होगी, तो बस वही करना है। अब तुम्हें क्या करना है, कोई भी, अब आपको कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है तो क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के 0.4 इंटू 0.5, और जो के आएगा उसको यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा जब कॉन्सेंट्रेशन अमोनियम आयन और नाइट्राइट आयन की कितनी होगी बेटा, 0.4 0.5। फिर सुन लो मैं क्या करवाया, आपको इस तरीके से बेटा टेबल दी जाएगी, आपको इस तरीके से कुछ डेटा दिया जाएगा जिसमें आपको कॉन्सेंट्रेशंस दे रखी होंगी और रेट दिया गया होगा, रेट दिया होगा। आपको उससे पता लगाना है कि ये आपके कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है ना। आप ये भी पता लगा पाओगे कि रेट लो क्या है, क्योंकि जब तक आप रेट लो नहीं लिखोगे ऑर्डर का कैसे पता लगाओगे, ओवरऑल ऑर्डर, है ना। तो रेट लो लिखना जरूरी है। एक बार आप तुमने रेट लो लिख दिया तो बहुत सारी चीजें उससे सॉल्व हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या किया, अगर आप मान लो अमोनियम आयन की निकाल रहे हो तो नाइट्राइट आयन वाली फिक्स कर दो, नाइट्राइट आयन वाली निकाल रहे हो तो अमोनियम आयन वाली फिक्स कर लो। तो देख लो आप कितना चेंज आया कॉन्सेंट्रेशन में और उसके करस्पॉन्डिंग रेट में कितना चेंज आया। अगर जितना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है उतना ही रेट बढ़ रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर, अगर 2 गुना बढ़ रहा है बेसिकली, मान लो कंसंट्रेशन 2 टाइम्स करो, रेट 4 टाइम्स हो रहा है तो सेकंड ऑर्डर। मान लो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की 3 टाइम्स हो रही है और वो 27 टाइम्स हो रहा है रेट, तो मतलब थर्ड। अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा कंसंट्रेशन का रेट पे तो मतलब 0 ऑर्डर की रिएक्शन। ये मैंने बहुत चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को पढ़ाया था। इससे साफ पता चलता है कि जब आप लोग दूसरी क्लास में आते हो तो आप पहले वाला रिवाइज करके ही नहीं आते। बेटा मैं फिर बोल रही हूँ, बोर्ड्स में अगर तुम 95% भी ले आओगे ना, सिर्फ 2 दिन खुश हो जाएंगे सारे लोग, स्पेशली तुम्हारे स्कूल वाले टीचर्स। क्योंकि आज के दौर ऐसा है कि आपको अगर आगे जाना है कॉलेज लाइफ में तो आपको एंट्रेंस तो फेस करना ही पड़ेगा आप लोगों को। अगर आप सोचते हो कि पूरा दिन 5-5 घंटे आप स्कूल का होमवर्क करोगे तो उससे कुछ होगा ही नहीं। वहां पे सिर्फ आप लोगों की थियोरी आती है, आप लोगों का क्रिटिकल थिंकिंग जो स्किल्स है वो तो डेवलप हो ही नहीं रही है। स्कूल में हो रही है क्या बताओ? और आप लोग उसी को ही बार बार कॉपी कर करके थियोरी लिखे जा रहे हो। आपको अगर एंट्रेंस फेस करना है, आपको ये बताया गया होगा क्लियरली, बताया ना, बहुत सारे सेशंस हुए थे आपके बूट कैंप में। तो आपको अगर कोई भी एंट्रेंस क्रैक करना है, चाहे वो जेई हो, सीयूईटी हो, कोई हो, एनडी हो, कुछ भी हो, आपको जाना है, आपको एंट्रेंस फेस करना ही पड़ेगा उसके लिए। बट मुझे बहुत ही खराब लगता है ये देखते हुए आपके बैच में कि आप लोग रिवाइज ही नहीं करके आते हो जो टीचर आप लोगों को पढ़ाता है। फिर आप डीपीपी भी कहाँ कर रहे हो सोल? मेरे को तो नहीं लगता आप लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, पहले तो मुझे तो नहीं लगता फिर डीपीपी भी हो रही हैं, या फिर कुछ कभी प्रीवियस क्वेश्चंस तुम लोगों ने उठा के देखे हैं। फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अटेंडिंग ऑल द क्लासेस? कोई फायदा ही नहीं है ना बेटा। फिर तो आप ये सोचो कि मैम ये तो बहुत मुश्किल है, हमसे तो हो ही नहीं रहा, तो फिर जेई आसान से, जेई बोर्ड्स की तरह थोड़ी ना है कि थ्योरी पढ़ के तुम लोग 90% ले लोगे। जेई में तो सारी एप्लीकेशंस आती है ना बेटा, और वहां पे यही चीजें आती है तो तुम्हें पढ़नी पड़ेंगी। जब तुम 11th में आए थे तो सोच समझ के आए होगे ना कि हाँ मुझे किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है। अब नाउ यू आर इन 12th, आपको ये करनी पड़ेंगी चीजें, या तो 11th में सोचते नहीं बनेगी बात। आप में से बहुत बच्चों के पास, चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ, आप में से बहुत बच्चों के पास कैटेगरी एडवांटेज है। आप लोग तीनों सब्जेक्ट में अगर थोड़ा ढंग का बना लेते हो, केमिस्ट्री में 15 बना लेते हो, 10 मैथ्स में बना लेते हो क्वेश्चन, और 12-13 इसमें बना लेते हो फिजिक्स में, तो बात बन जाएगी तुम लोगों की। बट तुम सुनते ही नहीं हो वो बात। मैं बोल रही हूँ कि पढ़ के आया करो, पढ़ के आया करो, आप पढ़ते ही नहीं हो। मजाक लगा रखा है क्या? अगर आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे फिर फिजिक्स मैथ्स क्या आ रही है समझ में आपको? वो तो इससे ज्यादा डिफिकल्ट पड़ती है। मानते हो कि नहीं मानते हो? मैथ्स में नहीं बनते हैं ना सवाल पेपर में, क्योंकि वो होता ही डिफिकल्ट है। वहां पे आपको सारे सवाल करने ही नहीं होते मैथ्स में।
लाइक वो पेपर ही ऐसा सेट करता है एग्जामिनर कि बच्चे उसमें से सिर्फ 10 सवाल ही अटेम्प्ट कर पाए। मतलब अगर बच्चा 10 सवाल कर रहा है ना, पूछो किसी बच्चे से टॉपर से कितना करके आए थे भाई, कहेगा 12 करके आया था, 12 करके आई थी, बस आउट ऑफ 25। सोचो द लेवल ऑफ पेपर मैथ्स का, और उसमें ही उनके 10 क्वेश्चन में 99 परसेंटाइल बन जाते हैं। तो वही है, तो तुम्हें चीजों को थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब तुम चाहे किसी से पूछ लो, कोई कहे, सब कहेंगे कि भाई तू 10 क्वेश्चन बना ले, 10 क्वेश्चन बना ले बस मैथ्स में, 8 से 10 तेरा काम बन जाएगा। लेकिन तुम ये सोचो, वो जो 8 से 10 क्वेश्चन में 99 परसेंटाइल बन रहा है, तुम सोचो कि कितनी मेहनत की होगी उस बच्चे ने। आप समझ रहे हो, वो 8 से 10 क्वेश्चन बनाने की भी कितनी मेहनत लगी होगी स्टूडेंट की। यस और नो? यस यस मैम। तो तुम सारे मेहनती हो। देखो तुम यहाँ पे आज इस क्लास में बैठे हो ना, 27 बच्चे जो बैठे हो, तुम सारे अपने मेहनत के दम पे तुम यहाँ बैठे हो। बहुत और भी बच्चे थे जो सिलेक्ट नहीं हुए, तुम्हें बताया भी गया है शायद, है ना। और हमें टीचर्स को बताया गया है कि जो पंजाब के बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, उत्तराखंड के जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, वो उनको हमने उनमें डेडिकेशन देखा है, तभी वो आए हैं बैच में। आप लोग गिव अप में आप लोग, मुझे कई बार ऐसे लगता है गिव अप कर दे रहे हो, अरे भाई हाथ खड़े कर दिया, हमसे नहीं हो रहा। अरे तुम जैसे बच्चे ही तो टॉपर बनते हैं। यस और नो? वो क्या अलग दिमाग लेके आए हैं क्या कहीं से? वो भी वही पढ़ रहे हैं जो तुम पढ़ रहे हो, बस फर्क यहाँ पे ये आ जाता है कि वो प्रैक्टिस बहुत कर रहे हैं, वो स्कूल से छुट्टी लगा लेते हैं। और मैं एक बात और बता दूं, जितना जो परसेंटेज रेट है ना क्वालिफिकेशन का जेई का, वो 12th वाले बच्चों का ज्यादा है एज कम्पेयर टू ड्रॉपर वाले बच्चों का। मतलब जो रेगुलर 12th के साथ निकाल देते हैं उसका परसेंटेज ज्यादा है एज कम्पेयर टू वो बच्चे जो 1 साल 2 साल 3 साल का ड्रॉप लेते हैं। ये सर्वे किया गया है, समझ रहे हो? तो बस फर्क इतना आ जाता है कि वो जो बच्चों के नंबर बन जाते हैं, आ जाते हैं उनके परसेंटाइल, वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर रहे हैं। उनको ये होता है कि हाँ टीचर ने चलो ये टॉपिक पढ़ा दिया, टीचर ने उससे रिलेटेड हमें सवाल दे दिए, चलो अब करते हैं। स्कूल से छुट्टी मिलती है, लगाओ। अगर तुम्हें स्कूल से छुट्टी नहीं मिलती है, तुम्हारे मोहित सर स्टूडेंट मैनेजर है या यूके के राम सर है, लगाओ ना उनको फोन, वो बात करेंगे तुम्हारे स्कूल में। तुम सपोर्ट मांगो, सपोर्ट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हेल्प जो तुम्हें चाहिए होगी वो मैं करूंगी, या बाकी टीचर्स भी। लेकिन उतना कर लो जितना टीचर बोल रहे हैं, क्योंकि आपने जो बेटा फील्ड चूज किया ना, उसमें मेहनत तो है ही, है ना, मेहनत तो है ही ना। यस मैम। तो बस यही करना है। और लाइफ में बेटा अभी तो तुम्हारा एक ही फेज है, अभी तक तुमने कभी ये वाला फेस, मतलब लाइक फर्स्ट टाइम होगा जब तुम कोई एंट्रेंस फेस करोगे, है ना। अभी तो तुम एक स्टेप आगे बढ़ोगे जब अपने तुम कॉलेज में जाओगे। लाइफ में तो बहुत चीजें तुम्हारे सामने आएंगी, तो तुम लोग हर चीज को ये देख के कि ये डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट है, मेरे से तो नहीं होगा, हमेशा तुम आसान रास्ता चूज करके नहीं निकल पाओ। आप समझ रहे हो? क्योंकि आप कुछ भी करो लाइफ में, वहां पे स्ट्रगल तो आएगा ही आएगा। वहां पे टेस्टिंग होगी कि ये बच्चा ये कैंडिडेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, डर तो नहीं रहा, थोड़ा सा सोच के गिव अप तो नहीं कर लिया। ये हमारी सबकी लाइफ में आता है, मेरे में भी आया था जब मैं जॉब के लिए इंटरव्यूज वगैरह देती थी, सबकी आता है। जब मैंने एंट्रेंस दिया था, मैंने भी पढ़ाइयाँ की, जो भी स्टडी की है, सबकी लाइफ में आता है। मेरे भी कॉन्फिडेंस डाउन हुए हैं बहुत ज्यादा, बट एक चीज है जो नहीं बदली, गिव अप नहीं किया कभी भी, और ना कभी मैं करूंगी। और तुम्हारे अंदर भी सेम यही थॉट होना चाहिए, बेशक चीजें मुश्किल हो, गिव अप नहीं करना। हाँ, इसमें ये जरूर होना चाहिए, जहां आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो आपके टीचर्स को पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हेजिटेशन के कारण या किसी भी रीजन की वजह से अपने टीचर से खुल के बोल ही नहीं पा रहे, फिर क्या फायदा, फिर क्या फायदा। आपको जो, सबके पास नंबर है ना मेरा, बाकी टीचर्स का भी है, आपको जो तुम्हें दिक्कत आती है कर दो मैसेज, कोई बात नहीं, कभी भी कर सकते हो तुम मैसेज। ठीक है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, मान लो केमिस्ट्री में मैंने अभी तक तीसरा चैप्टर अब खत्म होने, मतलब खत्म ही हो जाएगा अगले हफ्ते, है ना। तो अगर मान लो कोई चीज समझ में नहीं आई, आई विल गाइड यू ना कि कैसे उसको प्रिपेयर करना है।
किसी ने क्वेश्चंस नहीं लगाए तो आई विल गाइड यू कैसे आप लोगों को क्वेश्चन करना है। अभी आप लोगों के मेंटरशिप होंगे अपने टीचर्स के साथ, तो जो मेरा मेंटर हो, मतलब जिसकी मैं मेंटर हूँ या जिसके बाकी टीचर्स हैं, वो आपको कस्टमाइज बना के देंगे भाई प्लान कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना। गेटिंग माई पॉइंट? तो बस तुम लोगों का एक ही काम है, गिव अप नहीं करना, मेहनत करनी है। और पहली बात तो क्लास में आओ। जो बच्चे क्लास में कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे, कैसे चलेगा काम, है ना? तो जो बच्चा, देखो हमेशा ऐसे नहीं होता कि जो बच्चे का दिमाग बहुत तेज होता है, जो मतलब हमें होता है ना, एक तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा होता है, दूर से ही दिख जाता है अरे ये तो है ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, है ना, ये तो मैम बहुत आगे जाएगा, ठीक है। और एक एवरेज बच्चा होता है जो ये सोचता है कि हमसे तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर वो इंटेलिजेंट बच्चा कंसिस्टेंट नहीं है ना, और एवरेज बच्चा कंसिस्टेंट है, तो जीत किसकी होगी? एवरेज वाले बच्चों की। ये याद रखना, मेरी बात ध्यान से। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, गिव अप नहीं करना, अपनी प्रॉब्लम्स अपने टीचर्स के साथ शेयर करना है, कुछ भी हो, डिवाइस नहीं चलता, नेटवर्क जो भी है, कुछ भी एकेडमिक रिलेटेड, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक चीजें जो भी हैं, यू कैन शेयर विद योर टीचर। जिस टीचर के साथ आप कंफर्टेबल हो, रीच आउट टू देम। अगर आपको लगता है कि मोहित सर और राम सर से हम बेटर तरीके से बात कर सकते हैं, उनके आगे हम बहुत अच्छे से अपनी बात रख सकते हैं, तो उनको रीच आउट कर लो। हाँ, एकेडमिक चीजों के लिए तो हमें ही करना पड़ेगा। तो बस ये थोड़ी सी बात ध्यान रखना, क्योंकि अभी सफर लंबा है, तुम्हें यहाँ पे हमारे साथ अभी और टाइम पढ़ना है ना। सफर लंबा है, चीजें भी आएंगी, बार बार स्कूल में पेपर भी आएंगे, टीचर्स का प्रेशर भी आता है, आई नो दैट, स्कूल में हम भी पढ़े हैं। लेकिन गिव अप मत करना। चीजें बेशक 3 दिन लेट हो जाए चलेगा, लेकिन गिव अप नहीं करना अपनी लाइफ में। कभी भी गिव अप करने का थॉट आए तो ये सोचना, अरे ये तो अभी एक ही फेज है, अभी तो हमारी पूरी लाइफ पड़े। कितने साल के तुम? 16-17 के हो गए? यस मैम। पूरी लाइफ पड़ी है। यस मैम। तो आप लोग जितना आप कर पा रहे हो, लेकिन करना है, कर पा रहे हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो पूछो, ठीक है। चलिए आइए, बहुत ज्यादा ज्ञान बांट दिया मैंने आज, ठीक है। अब आई होप थोड़ा सा असर पड़ जाए और रिवाइज करके आओ, डेली का काम डेली। वहाँ पे k की वैल्यू आई थी 3 × 10⁻⁻7। ठीक है, हाँ निकाल लीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर मेरे पास नहीं है। निकाल लो, सबका यही आया है तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को अप्रोच बता दी कि इस तरीके से तुम सॉल्व कर सकते हो। तो ये तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, और करते हैं इस तरीके के सवाल। ये देखो, ये 2014 में आया था, और ये देखो 14 में आया था। अब मैम हम भी करेंगे 14 के? नहीं, तुम्हें नहीं करना, जो मुझे लगेंगे इंपॉर्टेंट है पुराने साल के वो मैं करवा दूंगी। तुम्हें बस 3 साल के टारगेट रखना है, 23, 24 और 25। टाइम हो तो किसी के पास वो 22 के भी कर सकता है, बट 23, 24, 25। जैसे देखो इसमें भी डेटा दे रखा है, और तुम्हें बोला है द रेट लॉ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सी। तो मेरा बेटा सबसे पहले तो ये चेक करो कि ऑर्डर क्या है। तो अगर मान लो तुम्हें बी का निकालना है, बी के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है, तो ये वाला 2 ले लो, ये वाले दोनों एक्सपेरिमेंट ले लो जहाँ पे एक ही कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है। तो अब देखो, जब मेरी कंसंट्रेशन बी की 0.1 से 0.2 हो रही है, मतलब 2 टाइम्स हो रही है, यस मैम। तो मेरे रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देख रहे हो। तो यानी कि अगर मान लो मेरे को रेट लो लिखना है, तो बी के रिस्पेक्ट में मेरा ऑर्डर क्या होगा? 0। ठीक है। चलिए, अगर मान लो मुझे ए का चेक करना हो ए के रिस्पेक्ट में, तो मैं बी की कोई कॉन्सेंट्रेशन फिक्स कर लेती हूँ, यानी कि ये वाली कर लो और ये वाली कर लो। तो यहाँ पे देखो 0.1 से 0.2 2 टाइम्स हुआ है, और ये भी देखो कितना हुआ है, 2 टाइम्स हो रहा है, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर। तो रेट किसके बराबर होगा? आपको बोला फॉर्मेशन ऑफ सी, तो यानी कि डीसी बाय डीटी। तो अब देख लो कौन सा ऑप्शन आएगा। यहाँ पे तो बी का 1 दिया हुआ है, गलत, ये गलत, तो एक ही ऑप्शन है जहाँ पे अब आपका जो रेट है वो बी की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। और करते हैं मेरा बेटा। और अब देखो 2014 से 25 के बीच में क्या बदला है, मैं अभी वो दिखा रही हूँ। देखो ये वाला क्वेश्चन ये भी आया रिसेंट में, 2023 में आया ये वाला क्वेश्चन।
अब इसको ना एक काम करो, तुम ट्राई करके देखो, तुम्हें अब ये तो पता चल गया इस तरह के क्वेश्चन को करना कैसे है, तो एक बार तुम करके देखो। वेरी गुड, 5 बच्चों ने हैंड रेस कर लिया, शाबाश। रविंदर, अमनदीप, प्रतीक, इशिका, हरलीन। इशिका, आपका नाम इशिका ही है या फिर सौम्या है? मैम सौम्या। अरे रे, सौम्या, अब से मैं सौम्या बुलाऊंगी, सौम्या। Yes, चलो ma'am. बाकी बच्चे, गुरविंदर वेरी गुड, हरलीन का हो गया है। दिव्या ट्राई करो, हरमीत, मैगदीप, रविंदर आप बताइए बेटा क्या होगा? माइक अनम्यूट करके बोलो, कोई नहीं, आराम से। मैम मैं बोलूं? नहीं 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 नहीं, रविंदर बोलेगा। बता बेटा। प्रतीक, अच्छा 2 आ रहा है, सबका 2 आ रहा है। नो मैम। 1 आ रहा है। चलो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनओ के रिस्पेक्ट में बताना है ना, तो यहाँ पे देखो H2 की वो वाली कॉन्सेंट्रेशन ले लो जो सेम है, तो ये कितना हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है ना, 8 3 3 times. 24, और ये भी कितना हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है। तो बेटा फर्स्ट आ गया ना, यस। आपने कहीं ओवरऑल ऑर्डर तो नहीं निकाल दिया इसका? एनओ के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर आएगा इसमें तो, ठीक है, ऐसे होगा ये सवाल। चलो, ओवरऑल था नहीं मेरा बेटा, इधर देखो, आपको एनओ के रिस्पेक्ट में बताना था, ठीक है। चलिए आइए, ये वाला सवाल देखो बेटा, इसमें क्या दिया हुआ है, आपको डेटा दिया हुआ है, अगेन आपको पूछा है जो यहाँ पे एक्स और वाई लिखे हुए हैं ना, ये वाले देखो, ये वाले, ये क्या होंगे ये बताना आप। कैसे पता लगाएं? ऑर्डर पता लगाओ सबसे पहले, तो ए और बी का ऑर्डर क्या होगा? जल्दी से ऑर्डर निकालो और मेरे को बताना कि ए के रिस्पेक्ट में क्या होगा ऑर्डर और बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा। जैसे मैम ए के रिस्पेक्ट में तो ना 1 ना है। ना 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 ना, ऐसे नहीं, हैंड रेस करो अगर हो गया तो, ऐसे नहीं बताना। बस 3 बच्चे, वेरी गुड सौम्या। बाकी और आंचल, अंशुमन, अंशिका, भवनी, दीप्ति, दिव्या, हरमीत,
जश्नप्रीत, मनदीप, मनप्रीत, मयंक। मयंक आज एक्टिव नहीं है बेटा तू। रविंदर ने कर लिया है। डिम्पल, प्रतीक करो भाई। और गुरविंदर आप बताओ जी। मैम ए के रिस्पेक्ट में 1 होगा और बी के 2। चलो चेक कर लेते हैं। ए के रिस्पेक्ट में 1 है क्या? बी का सेम वाली ले लो, ये ले लो एक्सपेरिमेंट 1 और 3। तो ये 2 टाइम्स हो रहा है और ये भी 2 टाइम्स हो रहा है, तो बिल्कुल ठीक है, ए के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। बी के रिस्पेक्ट में चेक करने के लिए ए वाली सेम वाली ले लो, छुपा लो उसको। ये वाली फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट लो, ये 2 टाइम्स हो रही है, ये 4 टाइम्स हो रही है, तो मतलब बी के रिस्पेक्ट में 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब तुम्हें ऑर्डर मालूम पड़ गए। अब चेक करते हैं हम करना क्या है हमें। आपको बोला है मेरा बेटा एक्स और वाई क्या होगा, तो क्या हो सकता है? देखो ये कितने टाइम्स हो रहा है? 4 टाइम्स हो रहा है। कैन यू सी दैट? यस तो ये अगर 4 टाइम्स हो रहा है तो बी की कॉन्सेंट्रेशन मेरी 2 टाइम्स होनी चाहिए, है ना? यस मैम। तो वाई क्या हो सकता है? वाई 0.4 हो सकता है। ऑप्शन से देख लो एक बार तुम लोग। यस मैम। यहाँ पे 0.3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 0.4, 0.4, 0.3। ठीक है, और x क्या रहा होगा? x 0.3 रहा होगा। ठीक है, x 0.3 रहा होगा। लेकिन हो सकता है कि आप एकदम स्ट्राइक ना करे, क्लिक ना करे, तो कैसे करोगे? इसके लिए मैं एक और तरीका तुम लोगों को बता देती हूँ ताकि सबको पता चल जाए कैसे करना है। जिसको ऐसे समझ में आ गया ऐसे ठीक है। देखो मेरा बेटा, मैं ना ये दोनों एक्सपेरिमेंट ले लेती हूँ, देखना एक बार। या एक काम करते हैं, ये दोनों मत दो, कोई और ले लेते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग ले लेते हैं कौन सा ले? ये वाला ले लो और ये वाला ले लो, थर्ड और फोर्थ ले लो। देखना एक बार तो क्या होगा। रेट क्या है? ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, तो देखना इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? 0.2/x होगी मेरा बेटा की पावर 1। बी के रिस्पेक्ट में 2 ऑर्डर है, तो 0.1/0.2 का स्क्वायर होगा। बोलो हाँ या ना? यस मैम। और ये किसके बराबर होगा? 1.20 इंटू 10⁻⁻2 बाय 7.20 इंटू 10⁻⁻2। बोलो हाँ के ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलिए। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हमारा क्या क्या बन गया, इधर देखेंगे सारे बच्चे। तो ये तो हो गया हमारा 0.2/x, है ना? ये कितना हो गया? 1/4 हो गया। बोलो। यस मैं आपको ये बता रही हूँ एक्स कैसे पता लगाओगे। ये किस पे गया? 1.20/7.20 किस पे चला गया? ये 12 सिक्सा पे। यस मैम। 12 6 72। ठीक है, तो ये आ गया। बोलो। यस मैम। ठीक है, अब तुम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी आएगी? यस मैम। निकाल के बताओ मेरे को। k से k तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो मुझे x की वैल्यू निकाल के बताओ सारे बच्चे, कितनी होगी? चलो। पॉइंट 3 मैम। आ रही है सबकी 0.3? चेक करो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। मेरी क्यों नहीं आ रही फिर? मैम 0.3 तो नहीं आ रही। है ना? यस मैम। एक मिनट रुको, चेक कर देता हूँ। ओके, वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे गलती की करती। 12 सिक्सा 1/, होता है ना, 12 सिक्सा 72 होता है, तो यहाँ पे 1/6 आएगा। रुको मैं ये हटा देती हूँ ऊपर वाली चीजें। मैम इससे तो 0.00833 समथिंग नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे 1/6 आएगा ना। ठीक है, अब कर लो सोल्व, अब आ जाएगा।
x क्या आ जाएगा 6/20 Yes, ma'am. अब आ जाएगा। 0.6। ठीक है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हो सो। और अगर ये तुमने 0.3 पता लगा लिया तो ये तो पक्का ही 0.4 होएगा ना, क्योंकि ये 2 टाइम्स हो रहा है तभी ये 4 टाइम्स हो रहा है ना। 2 टाइम्स होएगा वो 4 टाइम्स होगा तभी तुम्हारा सेकेंड ऑर्डर आएगा। तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकेंड। तो ऐसे भी कर सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये तो मैं समझा रही थी। जब तुम करोगे तो बहुत फटाफट से हो जाएगा, नहीं तो तुम ऐसे भी देख के पता लगा सकते। ऑलराइट, तो ऐसे करना है ये वाला सवाल। आगे चलते हैं, चलिए आगे चलो। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, ओके अगेन एक और क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप से भी कई बार सवाल आ जाता है। देखो मेरा बेटा, यहाँ पे देखो कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है वैसे तो HI की, यहाँ पे रेट दिया हुआ है। तो देखो कुछ पता लगा पाओगे क्या इससे? अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो क्या हुआ है, 0.05 से 0.01 हुआ है। तो कितने टाइम्स हुआ है ये? 2 टाइम्स हुआ है। यस 7.5 से 3 कितने टाइम्स हुआ है ये? 4 times, ma'am. अरे 7 पॉइंट से 3 पे जा रहा है तो कितने टाइम्स हुआ है ये? मेरे को सारे बच्चे बताओ। सेवन पॉइंट फाइव इंटू 10⁻⁻⁴ से कितना टाइम्स है? लगभग लगभग 4 गुना है ये। Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ पे चेक कर लो ये कितने टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। और ये कितना हो रहा Yes, है, ma'am. 4 टाइम्स हो रहा है। यानी 4 कि times पक्का here, ये ma'am. कौन से ऑर्डर की रिएक्शन रही होगी? Second. HI के रिस्पेक्ट में HI का ऑर्डर क्या होगा? 2। अब ज्यादा दिमाग मत चलाना मैम, देखो ये तो ऐसे भी हो जाता है, यहाँ पे भी 2 है। नहीं, कभी भी हम बैलेंस इक्वेशन से नहीं देख के बता सकते ऑर्डर क्या होगा। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के वो बराबर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बिकॉज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मेथड। आपको दिख भी रहा होगा ये। ठीक है, तो यानी कि ऑर्डर हो जाएगा 2। ठीक है, ये करो 2022 का सवाल करो। आपको बताना क्या, एक बार पढ़ लो सवाल को, सारे बच्चे पढ़ेंगे, घबराना नहीं है। रिएक्शन बिटवीन x एंड y इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, y के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर है। लो भाई, आधी चीजें तो बता दी आपको। ये पूरे टेबल को कह रहे हैं अच्छे से देखो, और m/l का रेशियो लेना है तुम्हें। m पता लगाओ, l पता लगाओ, और इनका रेशियो लेके देखो, ट्राई करो, बहुत ही प्यारा सवाल है। ट्राई करो बच्चों।
आप लोगों की छुट्टी आ रही है कोई अभी अपकमिंग वीक में, है कोई छुट्टी? यस मैम। मैम राखी की। रक्षाबंधन। हाँ वो तो नहीं लगा पाऊंगी मैं उस टाइम पे, एक्स्ट्रा क्लास राखी वाले दिन तो मैं चाहती भी नहीं कि तुम लोग भी आओ। अच्छा मैम हमारे यहाँ ना यूथ फेस्टिवल भी है, तो मैम टीचर्स वहाँ पे बिजी हैं, तो वहाँ पे मैम हम छुट्टी ले सकते हैं 2-3 दिन की। मैम हमारे यहाँ नहीं नहीं है। नहीं 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 नहीं, हाँ, सबकी नहीं है ना मैम नहीं फिर। नहीं 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 और मनदीप सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है ना, पूरी क्लास की बात है। उत्तराखंड के बच्चे हैं यहाँ पे, तो एक स्टूडेंट की बात नहीं है। तो ठीक है सेकंड जब सैटरडे में छुट्टी है। अच्छा छुट्टी है, क्या बैठता है सेकंड सैटरडे का, बताना एक बार डेट क्या है? यस मैम। यस मैम। मैम 3 छुट्टियां आ गई हैं मैम, जन्माष्टमी की और सैटरडे की और संडे की। तो ठीक है मैं देखूंगी फिर। सेकंड सैटरडे भी ऑफ होता है ना मैम पंजाब में गवर्नमेंट स्कूल्स में। यूके में होता है सेकंड सैटरडे का? नो मैम पर सेकंड सैटरडे रक्षाबंधन वाले दिन ही है ना। ओ अच्छा, अरे रे 9 अगस्त है ना। अरे हाँ चलो कोई नहीं, देखेंगे। आ रहा है क्या कुछ निकल के, बताओ यस यस मैम। क्या आ रहा है? 40 आंसर आ रहा है मैम। 40:1 मैम। चलो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि रेट क्या है। आपका एक्स के रिस्पेक्ट में कितना है, जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, और वाई के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर है बेटा, वो दिया हुआ है आप लोगों को। ठीक है तो अपन क्या करते हैं, अपन इन दोनों को ले लेते हैं, क्या कहते हो? तो रेट है ये 2 × 10⁻⁴। एक काम करते उल्टा ले लेते, ये दोनों को एक्सपेरिमेंट को ले लो, 4 × 10⁻³ बाय 2 × 10⁻³ -3। ठीक है, रेट कितना होगा, कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है, इसकी पावर तो 0 ही होगी क्योंकि डिपेंड ही नहीं कर रहा, और ये कितना होगा L/0.1। तो इसका हमें पता ही है फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है मैम बहुत बढ़िया, तो इसको तो हटा देते हैं, तो कितना आएगा 0.2 मैम। L आ जाएगा 0.2। तो खत्म कहानी। अगर L 0.2 हो गया तो तुम इसी तरीके से M भी निकाल लोगे। M कितना आ रहा यस है? मैम 8 आ रहा है मैम। 8 आ रहा है। तो M/L यानी कि M आपका 8 है और L तुम्हारा 0.2 है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 40 आंसर आ जाएगा। यस मैम। तो इस तरीके से सवाल तुम्हें बनाने बन जाएंगे। यस मैम। चलो कर लेना। डीपीपी मैं आज नहीं दूंगी क्योंकि ऑलरेडी मैं काफी डीपीपी दे चुकी हूँ ना इस हफ्ते, शायद 3 दे दी तुम्हें मैंने, 3 या 4। तो आज नहीं दूंगी, कल से दूंगी, है ना। अभी क्योंकि अपनी ट्यूसडे तक क्लास है ना, ट्यूसडे तक मैं कोई डीपीपी नहीं दे रही हूँ। अभी आप जो आपकी पेंडिंग पड़ी है उसको आप कंप्लीट करिए। चलिए बेटा माइक म्यूट करो। चलो अब बेटा एक ना छोटा सा आप लोगों का टॉपिक है, नोट सो वेरी इंपॉर्टेंट, बस मैं बता देती हूँ क्योंकि आसान है। सूडो ऑर्डर रिएक्शन। देखो सूडो मतलब होता है फॉल्स, मतलब हमें लगता तो है ये होगा लेकिन होता कुछ हो रहा है ना। ठीक है चलिए, तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो ये लिख लो एप्लीकेबल किस पे है, इट इज एप्लीकेबल। बस यही करवाऊंगी मैं तुम लोगों को, छोड़ दूंगी मैं जल्दी ही। ठीक है 10 मिनट और कराऊंगी। इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन 2 or more reactants आर प्रेजेंट। ठीक है, ये कब एप्लीकेबल होगा, जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट प्रेजेंट हो। ठीक है, अब इसमें हम करते क्या है मेरा बेटा, इन दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस, इन दीज टाइप ऑफ रिएक्शन होता क्या है, वन ऑफ द रिएक्टेंट इज, लिखते जाओ, इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, या लार्ज अमाउंट बोल दो, एक्सेस अमाउंट बोल दो। सो इट्स कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट चेंज। मतलब वन ऑफ द रिएक्टेंट को हम इतना एक्सेस में ले लेंगे कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। सो अभी समझाऊंगी। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज्ड and this concept is called pseudo order reaction.
लिख के मेरे को एक बार थम्स अप करना ताकि मैं फिर समझाना स्टार्ट करूँ। देखिए अब होता क्या है, ध्यान से पहले सुन लो फिर लिख लेना। मान लो लेट्स से मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, ध्यान से देखना। मेरे पास क्या है, रिएक्टेंट में ले रही हूँ और प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। मैंने कहा था रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर मैं मेरा बेटा बोलती हूँ, आपको इसका रेट कितना दिख रहा है? अभी रेट लो, अगर मान लो लिखते हो, मैं बोलती हूँ बेटा तुम्हारा ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो रेट क्या होगा इसका? 2 ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर होगा और बी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर होगा। लेकिन एक बात बताओ, मैं यहाँ पे कंसिडर करती हूँ एक केस। क्या? अगर मान लो मेरा बेटा स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, इसको हटा रही हूँ, स्टार्टिंग में मैं इसके एक ए मोल ले रही हूँ, ठीक है, या ए भी मत लो, 1 ले लो ताकि मैं समझा पाऊँ थोड़ा ढंग से। 1 ले लो और इसके ले लो तुम 1000 मोल, ठीक है, ये नहीं बना होगा तब तक। और कुछ टाइम बाद इसमें से कुछ गया होगा, मान लो x गया तो इसमें से x जाएगा और ये x बनेगा। ये तो हम कल से करके आ रहे हैं, बोलो क्या कहते हो? अब यहाँ पे मैं कंडीशन ये बोल रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ कि जो मेरा x है, मतलब जो जितना मेरा क्या हुआ है, डिकम्पोज हुआ है ना, वो क्या है, 1 से छोटा है, मतलब जितना हुआ है वो 1 से क्या है, कम है। अगर जो x है वो 1 से कम है तो भाई 1000 से तो बहुत ही कम होगा। बोलो। यस मैम। क्या कहते हो? यस मैम। ध्यान से सुनना क्या बोल गई मैं कह रही हूँ जो मेरा x है वो 1 से कम है, ठीक है, मान लेते हैं लेट से 0.05 है, ठीक है। तो अगर मेरा x 1 से कम है तो 1000 से तो बहुत कम नहीं हो जाएगा? बोलो। यस मैम। मैम ठीक है, ऑल राइट मैम, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। तो इसको क्या मैं 1000 माइनस x को 1000 ही लिख दूं, क्योंकि ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ रहा। यस ज्यादा मैम। यस मैम। फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो यानी कि इसमें मैंने क्या किया मेरा बेटा, 1000 माइनस x को क्या मान के चली मैं, 1000, यानी कि क्या मैं बोल सकती हूँ b की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट रही। आप a की भी मान सकते हो, ये तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। दोनों में से मैंने क्या किया, एक की अमाउंट एक्सेस में ले ली कि टाइम के साथ उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा। बोलो। तो यानी कि पहले मेरा क्या था मेरा बेटा, पहले मेरा ये ऑर्डर आ रहा था, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन आ रही थी, बायोमोलिकुलर रिएक्शन थी। अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है ना, एलिमेंट्री रिएक्शन है तो दिस इज अ बायोमोलिकुलर। अब क्या हो रहा है, बी की कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट होगी, तो हमारे 2 कांस्टेंट हो गए कि एक ये, बोलो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। तो के और बी दोनों कांस्टेंट है, इसको लेके मैं एक नया कांस्टेंट लगा रही हूं। और अब देखो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर n। तो इसको मैं क्या बोलूंगी, अब ये कैसे ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर की। मैं क्या बोल रही हूँ, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इसको बोल रही हूँ। बोलो, ठीक है। और ये के क्या है मेरा बेटा, के डैश क्या है, सूडो रेट कांस्टेंट। क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, बोलो। पेज नहीं है क्या यार? चलो मैं तुम्हें यहाँ पे लिखवा रही हूँ, एक बार इसको हटा रही हूँ क्योंकि इसके आगे तो मैं कल ही बाद में ही कराऊंगी। अब ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल है बेटा सूडो फर्स्ट ऑर्डर वाले रिएक्शन वाले, कौन से, वो मैं लिखवा देती हूँ। मैं फिर बोल रही हूँ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही तुम्हें इससे सवाल मिलेंगे डीपीपी वगैरह में, मॉड्यूल में शायद मिल जाए।
क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको बस उतना ही पढ़ना जितना मैं करा रही हूँ, है ना, ज्यादा मत उसके डीप में जाना। इसका एग्जाम्पल है मेरा बेटा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। क्या मैंने इसका नाम पहले कभी लिया था? हाँ मैम, एक बार लिया तो था। यस मैम। अगर तुमने 11वीं में एस्टर पढ़ा हो तो एस्टर क्या होता है, मान लो मैं ले लेती हूँ इथाइल एसीटेट ले लेती हूँ, CH3COO C2H5, ये आपका एस्टर है। यहाँ पे मैंने पानी ले रही हूँ, हाइड्रोलिसिस करा रही हूँ एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में करा रही हूँ। तो यहाँ पे बेटा जब एस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है तो क्या बनता है, एक अल्कोहल बनता है, एसिड और अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। कोई बात नहीं पता तो आगे पता चल जाएगा, इसमें सिर्फ मैं तुम्हें क्या बता रही हूँ ये देखो। अभी आपको क्या दिख रहा है, जो मेरा रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, अभी देखो, एक तो मेरे एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, पानी की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, और H+ यहाँ पे बेटा कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ठीक है। अब तुम देखो मैं क्या मान के चलती हूँ कि इसमें जो वाटर है वो बहुत एक्सेस में है, ठीक है, और H+ की कॉन्सेंट्रेशन जो कैटलिस्ट है वो डिपेंड ही नहीं करता, मतलब टाइम के साथ कैटलिस्ट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती है, वो कैटलिस्ट क्या करता है, अपना काम करता है और चलता बनता है, बस खत्म। और थोड़ा सा अमाउंट में भी डाल दोगे ना तो भी आपका मस्त हो जाता है रिएक्शन। तो ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो अब रेट क्या होगा, रेट कांस्टेंट, H2O की कंसंट्रेशन और H+ की, तो ये क्या है, अब ये तीनों ही कांस्टेंट हो गए, बोलो। यस मैम। तो यानी कि मैं एक नया कांस्टेंट लगा देती हूँ, दैट इज K- एस्टर, यानी कि रेट किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, अब एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये भी एक इसका एग्जांपल हो गया, आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल हो गया, ठीक है। ध्यान रखना एसिडिक मीडियम की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अगर मान लो तुमने सुना है शुगर का हाइड्रोलिसिस होना, सुक्रोज का सुना है? यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. तो हम केन शुगर भी बोलते हैं। ये रिएक्शन तुम्हें मैं बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ाऊंगी, तो टेंशन मत लेना। सुक्रोज का बेटा ये होता है फॉर्मूला C12H22O11, और एसिडिक मीडियम में टूट जाता है, ग्लूकोज में टूट जाता है और फ्रक्टोज में टूट जाता है, C6H12O6 होता है दोनों का फॉर्मूला, ठीक है। एसिडिक मीडियम में होता है ये भी, एक्वस फेज में मतलब पानी होता है। तो अगर अभी क्या है, रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, सुक्रोज पे और पानी पे और H+ की कॉन्सेंट्रेशन पे, बोलो। अब ये भी यहाँ कैटलिस्ट की तरह बिहेव करे तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगी इनकी। और अगर मैं इसको एक्सेस में ले लूं पानी को, क्योंकि मैंने बोला था अगर आप वन ऑफ द रिएक्टेंट को एक्सेस में ले रहे हो तो उस टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, रेट क्या आ जाएगा मेरा K-, और ये किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ सुक्रोज डिपेंड करेगा। तो ये भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल हो जाएगा। हमें दिख क्या रहा है, आपको ये देखते वक्त क्या लग रहा है कि मैम इसकी ये तो मैम थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है, दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन है कौन से ऑर्डर की, मतलब दिख क्या रहा है, थर्ड ऑर्डर की है, लेकिन हमने कंडीशन अप्लाई करके क्या लगा दिया, फर्स्ट ऑर्डर की। क्या बोलते हैं हम, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम बोलते हैं, जहाँ पे रिएक्शन हायर ऑर्डर की होती है और उसमें से हम किसी रिएक्टेंट को एक्सेस में मान के हम उसको क्या डिक्लेयर कर देते हैं कि वो उससे कम ऑर्डर की रिएक्शन है, दैट इज वाई सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान रखना ये मैं एसिडिक मीडियम की बात कर रही हूँ, बेसिक मीडियम में मत लगा देना ये वाली चीज। वैसे भी सुक्रोज का जो हम हाइड्रोलिसिस करते हैं या जो इसका सुक्रोज का करते हैं वो एसिडिक मीडियम में करते हैं। एस्टर का हाइड्रोलिसिस हम एसिडिक मीडियम में भी करते हैं, ऑर्गेनिक में सिखाऊंगी, बेसिक मीडियम में भी करते हैं, लेकिन जो ये सूडो वाला कॉन्सेप्ट है ये किसमें लगाओगे, एसिडिक मीडियम में ही इसको लगाया जाता है, ठीक है। तो बस ये दो एग्जाम्पल थे, बस इतना ही करना था तुम्हें सूडो फर्स्ट ऑर्डर में, इससे ज्यादा तुम लोगों को नहीं करना है, ठीक है मेरा बेटा, बस पढ़ लेना और कुछ भी नहीं करना तुम्हें, ठीक है। इसके बाद मैं तुम्हें करवाऊंगी नेक्स्ट क्लास से ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, मतलब जहाँ पे तुम्हारा आर्हेनियस इक्वेशन आएगा, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास से करवाऊंगी।